कैपेसिटर हम लोगों ने लास्ट ये क्वेश्चन छोड़ा था, इसमें देखो ध्यान से, इसमें अगर हम ये वाली प्लेट ए बोल रहे हैं तो ध्यान से देखो ये प्लेट भी ए होगी क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है, और इसको बी बोल रहे हैं तो ये प्लेट भी बी होगी। तो अब ध्यान से देखो तो तुम C1, C2 और C3 ये तीनों ए और बी के बीच में ही बन रहे हैं, और तीनों ए और बी के बीच में बन रहे हैं तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सीधे सीधे 3C हो जाएगी, यानी कि 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देख लो 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बन जाएगा। देखो और एक सिमिलर प्रॉब्लम करके देख लो। सपोज ये इस तरह से प्लेट्स दी हुई हैं, हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है, और एक टर्मिनल ये बी है और एक टर्मिनल ये ए है। सभी के बीच में गैप सेम है, प्लेट एरिया सेम है, तो हमें कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, निकालो। प्रोसेस इसमें भी वैसे ही है। देखो दो प्लेट्स तो ए और बी हो गई, ठीक है। इसके बाद ये बीच में सी है तो ये भी वाली प्लेट सी हो जाएगी, ध्यान से देखो तो, ठीक है। और ये एक और प्लेट डी हो गई। तो एक काम, एक ये ऐसे करो कि टर्मिनल ए मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी तो एक्सट्रीम पे बना लो, फिर बीच में एक पॉइंट डी भी बना लो और बीच में एक पॉइंट सी भी बना लो, ध्यान से देखो तो। अब एक एक करके जो भी कैपेसिटर्स हैं वो यहाँ दिखा दो। जैसे ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ए और सी के बीच में ये वाला कैपेसिटर हो गया सर 3A एप्सिलॉन नॉट बाय 5D आ रहा है। 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5D, हाँ। फिर सी और डी के बीच में, अभी आंसर जो दिया है वो ये है, कुछ लोगों ने, देखता हूँ अभी। सी और डी के बीच में एक और कैपेसिटर है तो ये भी हो गया। फिर डी और बी के बीच में एक और कैपेसिटर है तो ये वाला भी हो गया। और बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर और है, तो बी और सी के बीच में अगर हम एक कैपेसिटर और बना दें तो ये सिचुएशन आ रही है बस। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। तो इसमें देखो दो कैपेसिटर सीरीज में तो C/2 हो जाएगा, C/2 और C पैरेलल में बनेगा 3C/2, और 3C/2 और C सीरीज में तो ये हो जाएगा 3C/2 इंटू C अपॉन 3C/2 प्लस C, तो ये 3C/5 आ जाएगा, यानी कि 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5D। ठीक है ना? अब क्लियर है ना? कर लोगे आसानी से। अच्छा अभी मैंने गैप सेम लिया है, सपोज अगर गैप भी अलग अलग हो तो भी कैलकुलेट कर लोगे। गैप अलग होगा तो जो कैपेसिटर अलग होगा उसको भी तुम अलग शो कर देना, अलग वैल्यू से। ठीक है, तो ये तो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात। इसके बाद देखो और भी ऐसे सिस्टम है। सपोज ये ए रेडियस का मेटल स्फीयर है और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक बी रेडियस के मेटल स्फीयर से, और इन दोनों के बीच में लार्ज सेपरेशन है, दे आर कनेक्टेड थ्रू मेटल वायर। तो हमें इस सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड करना है हमको। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को तो बताओ। देखो दो सिंपल मेटल स्फीयर हैं और इनको आपस में ज्वाइन कर रखा है, इनका इस सिस्टम का हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो हमको ये तो मालूम है कि ये अगर ये जो सिंगल मेटल स्फीयर है इसका कैपेसिटेंस होता है 4πε0A, और ये जो सिंगल है C2 इसका होगा इसी तरह से 4πε0B। हमको सोचना बस इतना सा है हमको सोचना सिर्फ ये है
भाई इसका 4πε0 ए और इसका 4πε0 बी है। अगर ये एज इंडिविजुअल स्फीयर्स ट्रीट किए जाएं तो हमें देखना है कि हमने अगर आपस में कनेक्ट कर रखा है तो ये दोनों पैरेलल में जाएंगे या सीरीज में जाएंगे, बस इतना सा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो पैरेलल में जाएंगे या सीरीज में जाएंगे, इसको एक ऐसे तरह भी बोल सकते हैं कि अगर हमने इसको क्यू चार्ज दिया तो बस ये बताओ कि अगर इसको क्यू चार्ज दिया है तो वही सेम चार्ज इसके ऊपर आएगा या ये जो क्यू चार्ज है ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा? क्या लगता है? किसी एक को हम क्यू चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज दोनों स्फीयर्स पे डिवाइड हो रहा है या सेम चार्ज अपीयर हो रहा है? उसी से पता डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये दोनों पैरेलल में है। अच्छा, एक और तरीका है पैरेलल में पता करने का। देखो जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि एक स्फीयर है ए रेडियस का, ठीक है, एक दूसरा स्फीयर है जो इन्फिनिटी है, तो इन दोनों का एक का रेडियस ए, एक रेडियस इन्फिनिटी है, तो इन दोनों के बीच में यही वाला कैपेसिटेंस निकल के आएगा। मतलब ये खुद भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैटेगरी में है, लेकिन इसकी जो दूसरी वाली प्लेट है वो इन्फिनिटी पे है, ऐसे समझ लो। इसी तरह ये स्फीयर है, इसकी भी दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी वाली दोनों प्लेट्स क्या पोटेंशियल जीरो पे हैं? तो ऐसे समझो कि इनकी ये वाली प्लेट्स आपस में ज्वाइंट है और इनकी इन्फिनिटी वाली भी आपस में ज्वाइंट है, तो एक तरह से ये C1 और ये C2 ये दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 प्लस C2 हो जाएगी। ठीक है ना, यानी ये बन जाएगा 4πε0 A प्लस बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कैसे पता किया? और देखो सपोज ये ए रेडियस और ये बी रेडियस, ये कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमें निकालना है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ए पार्ट में व्हेन शेल बी इज अर्थड एंड बी पार्ट में व्हेन शेल ए इज अर्थड। बी को अर्थ किया है तो क्या कैपेसिटेंस होगा, ए को अर्थ किया है तो क्या कैपेसिटेंस होगा? देखो ट्राई करो। पिछला क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लो। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बोला कि ये जो कैपेसिटेंस लिखा हुआ है C1, ये वैसे तो सिंगल कैपेसिटिंग सेल मतलब एक ही स्फीयर है, तो उसका ये कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला था। अच्छा, एक हमने फॉर्मूला ये निकाला था कि 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए, ये निकाला था कॉन्सेंट्रिक शेल्स के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में अगर तुम B की जगह इन्फिनिटी रख दोगे तो तुमको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये स्फेरिकल शेल ही है, स्फेरिकल कैपेसिटर ही है, इसका एक शेल ए रेडियस का है और दूसरा शेल इन्फिनिटी रेडियस का है। ऐसे इसके लिए भी एक शेल बी रेडियस का है और दूसरा शेल इन्फिनिटी रेडियस का है। अब देखो जो इन्फिनिटी पे है वो दोनों का ही पोटेंशियल जीरो होगा, तो एक तरह से दोनों आपस में टच कर रहे होंगे, और इधर वाले हमने आपस में कनेक्ट कर ही रखे हैं। तो ऐसे सपोज करो कि दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स हैं, इधर वाली भी आपस में कनेक्टेड है, इधर वाली भी कनेक्टेड है, तो पैरेलल में हो गए। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि अगर हम इसको क्यू चार्ज देते हैं तो तुम देखो क्या Q1 और Q2 डिवाइड हो जाएगा ना, तो अगर चार्ज डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में होंगे, तभी तो डिवाइड हो रहा है, और पैरेलल में कैपेसिटेंस को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। क्लियर है? जिसने पूछा दोबारा। देखो नेक्स्ट ट्राई करो। देख लो इसको।
क्या करने वाले हैं, अब देखो कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल्स दिए हुए हैं, रेडियस ए एंड बी, और हमें कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम निकालना है व्हेन बी इज अर्थ एंड व्हेन ए इज अर्थ। देखो अर्थिंग का मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर शेल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। बोलो, अब ऐसे देखो ध्यान से, हम इनको कोई भी चार्ज दें, ध्यान से सुनना, ए को चार्ज दें या हम बी को चार्ज दें, हम ए को चार्ज दें या फिर हम बी को चार्ज दें, दोनों ही सिचुएशन में ये बात तो पक्की है ना कि कोई भी चार्ज अंदर वाले के इनर सरफेस पे नहीं आएगा। बताओ, कोई भी चार्ज इनर शेल के इनर सरफेस पे नहीं आएगा किसी भी सूरत में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी चार्ज होगा वो इसके आउटर सरफेस पे हो सकता है, इसके इनर सरफेस पे हो सकता है, और इसके आउटर सरफेस पे हो सकता है। तीन जगह हैं जहां पे चार्ज स्टे करेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन दोनों के बीच में हो सकता है और बाहर हो सकता है। तो एक्चुअली देयर आर टू गैप्स, दो गैप हैं जिनमें कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा। तो एक गैप है दोनों के बीच में और एक गैप है बाहर। तो जो बाहर वाला गैप है उसके लिए जो दूसरी वाली प्लेट है, दूसरी वाली जो रेडियस है वो इन्फिनिटी है। देखो, तो यहां से अगर हम C1 और C2 निकालें तो C1 की वैल्यू होगी 4 पाई अपसाइलन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, और C2 की वैल्यू होगी 4 पाई अपसाइलन नॉट बी। ये बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट है तो? C1 किस गैप का कैपेसिटेंस है? C1 इस गैप का कैपेसिटेंस है, और C2 इस गैप का कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसको अर्थ करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब ध्यान से सुनना, जैसे हम बी को अर्थ कर दें तो ए पार्ट में इफ बी इज अर्थ देन क्या वी भी जीरो हो जाएगा, और वी इंफिनिटी तो जीरो है ही है, तो हेंस C2 एक तरह से शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम बी को अर्थ कर रहे हैं, ऐसे समझो कि जैसे एक कैपेसिटर हमने बनाया C1, C1 है बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा कैपेसिटर हमने बनाया C2, C2 है बिटवीन बी एंड इंफिनिटी। अब वो जो इंफिनिटी वाला पॉइंट है वो ऑलरेडी जीरो पोटेंशियल पे है, और कह रहे हैं कि हम बी को हम अर्थ कर दे रहे हैं, तो अर्थ करने का मतलब भी पोटेंशियल जीरो हो गया। तो एक तरह से ये जो C2 है, इसके दोनों टर्मिनल ज्वाइन कर दिए ना, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, तो सिस्टम में सिर्फ C1 रहेगा। यानी ए पार्ट में सी सिस्टम का मतलब होगा सिंपली C1 प्लस जीरो, तो सीधे सीधे C1 ही बचेगा, या इनफैक्ट प्लस जीरो भी लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ जीरो C1। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। देखो क्लियर है या नहीं? फर्स्ट पार्ट बताओ, कोई डाउट इसमें? ठीक है, और फिर बी पार्ट में, बी पार्ट में कह रहा है कि अगर हम ए को अर्थ करते हैं तो फिर से चाहो तो यही डायग्राम बना लो, और C1 कैपेसिटर हो गया ए और बी के बीच में, और C2 कैपेसिटर हो गया बी और इंफिनिटी के बीच में। ये पॉइंट V इक्वल टू जीरो है और इसको हमने अर्थ कर रखा है, तो ये पॉइंट भी V इक्वल टू जीरो हो गया। तो अब तुम ध्यान से ये देखो कि अगर हम इस सिस्टम को इधर से कोई भी चार्ज सप्लाई करते हैं, भाई हम चार्ज उसी प्लेट पे सप्लाई करेंगे जिसको हमने अर्थ नहीं कर रखा है, जिसको अर्थ कर रखा है उसको चार्ज सप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में चार्ज सप्लाई करते हैं तो तुम ध्यान से देखो, ये चार्ज दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दोनों में डिवाइड होगा, और ये दोनों प्लेट, भाई ये दोनों प्लेट कॉमन और ये दोनों प्लेट भी कॉमन, तो एक तरह से ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो सी सिस्टम सेकेंड केस में C1 प्लस C2 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए एंड प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। देखो ध्यान से बताओ, ए पार्ट एंड बी पार्ट।
सर इसमें पैरेलल में पता करने की सर उन्होंने चार्ज दिया सर, अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो तो पैरेलल में है, तो अगर सर सीरीज बराबर में है नहीं, तो तब मतलब कैसे? अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, चार्ज डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब पैरेलल में है। नहीं तो ऐसे भी पता कर सकते हैं ना कि देखो ये वाली प्लेट तो कॉमन हो गई, सॉरी ये वाली प्लेट तो कॉमन हो गई और ये वाली प्लेट हमने कनेक्ट कर दी है। एक प्लेट कॉमन और एक प्लेट कनेक्ट कर दी है, तो दोनों पैरेलल में ही हो गए ना। सर सीरीज में फिर कैसे पता करेंगे? अभी आ रहे हैं सीरीज वाले पॉइंट पे, तुम पहले इस पे बताओ क्वेश्चन क्या है यस ना। सर क्लियर है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत थोड़े से मतलब कम ही टाइप के हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सारे। तो क्वेश्चन में प्रॉपरली लिख रखा होगा कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ क्लियरली लिख दिया कि शेल ए अर्थ है या शेल बी अर्थ है। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। तो मैंने पहले ये बोला कि एक तो चार्ज इन दोनों के बीच में स्टोर हो सकता है और एक चार्ज इन दोनों के बीच में स्टोर हो सकता है। यानी एक है C1 कैपेसिटेंस और एक है C2 कैपेसिटेंस। C1 C2 की अलग अलग वैल्यू लिखी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब हम B को अर्थ कर रहे हैं, तो B को अर्थ करने का मतलब है कि B का वोल्टेज हमने जीरो कर दिया है और जो इन्फिनिटी वाली प्लेट है वो भी जीरो वोल्टेज पे है। तो जब दोनों जीरो पे हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, यानी इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो एनर्जी सिर्फ C1 में स्टोर होगी। तो ए पार्ट में सिर्फ C1 लिया है। क्लियर है? फिर बी पार्ट में क्या किया, बी पार्ट में भी मैंने उसी तरह से ड्रॉ कर लिया। एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में, एक कैपेसिटर बी और इन्फिनिटी के बीच में। अब ए को कर रखा है अर्थ, अर्थ करने का मतलब है पोटेंशियल जीरो और इन्फिनिटी का भी मतलब पोटेंशियल जीरो हुआ। तो हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लेट यहाँ कॉमन हो गई और एक प्लेट यहाँ हमने ज्वाइन कर रखी है, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में हो गए ना। और पैरेलल में कैपेसिटेंस को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। यस ठीक है, सर आ गया। फाइंड इक्विवेलेंट capacitance in previous equivalent capacitance in sorry previous question if charge is given to inner shell and no other shell is earth and no shell is earth. देखो ये आ गया होगा इसमें समझ में, इस केस में समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। और उसमें ये कह रहा है कि हमने शेल ए को चार्ज दिया है और कोई भी शेल को अर्थ नहीं किया है। तो ध्यान से समझना, ये C1 है और इधर C2 है और ये इन्फिनिटी है। तो अगर हम शेल ए को चार्ज दे रहे हैं, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज दिया है, शेल ए को अगर हमने चार्ज दिया, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज दिया शेल ए को, तो क्या प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू आएगा? बी को हमने कोई चार्ज नहीं दिया है, तो इसका मतलब प्लस क्यू यहाँ भी आ जाएगा और हम मान सकते हैं कि यहाँ माइनस क्यू है। तो अब तुम ध्यान से देखो, क्या सेम चार्ज दोनों पे आ रहा है ना? बोलो। तो एक तरह से ये दोनों कैपेसिटर किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। बोलो। इसमें क्या है कि इसमें एनर्जी इसमें भी स्टोर्ड है और एनर्जी यहाँ भी स्टोर्ड है।
तो एनर्जी ऐड होगी, हम लोग देखेंगे जब आगे एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे, एनर्जी ऐड होगी दोनों की, लेकिन जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम है वो उनके इनवर्स ऐड होते हैं। बताओ। ठीक है, क्लियर है नहीं, बताओ। सर इन्फिनिटी पे कैसे चार्ज आएगा? अरे मतलब चार्ज नहीं आएगा, लिख दिया ऐसे ही मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, ये बताओ। नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी इनर चार्ज की वजह से लिखेंगे, उसकी वजह से थोड़ा ना लिखेंगे। तो मैंने इक्विवेलेंटली मान लिया कि वहां इन्फिनिटी पे जो शेल है उस पे माइनस क्यू है। ओके सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, मैंने कहा ना कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, फिर से सुन लो एक बार। कैपेसिटेंस निकालना है और चार्ज हमने किसको दिया है? इनर शेल को। क्योंकि अगर इतनी बात नहीं लिखी हुई है तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कंफ्यूजिंग है। लिख दिया है तो कंप्लीट है। अब देखो, इनर शेल को अगर हमने चार्ज दिया है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद करो, हम लोगों ने कंडक्टर में पढ़ा था जब। तो अंदर वाले को जब तुमने प्लस क्यू दिया है तो प्लस क्यू के सामने क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। अब बी के ऊपर नेट चार्ज क्या था? बी को तो हमने कोई चार्ज दिया नहीं, तो बी पे नेट चार्ज 0 था। तो अगर माइनस क्यू अंदर आ गया तो बाहर कितना आएगा? प्लस क्यू। ठीक है, और एक प्लेट इन्फिनिटी पे है। तो ध्यान से सोचो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। तो मैंने कहा ना कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां एनर्जी स्टोर्ड है। तो इस बार C1 भी है और C2 भी है। पता ये करना है कि सीरीज में है या पैरेलल में। तो मैंने कहा कि भाई चार्ज तो सेम ही आ रहा है ना, नहीं आ रहा है सेम चार्ज? बोलो। यस सर। चार्ज तो सेम ही आ रहा है ना। तो अगर चार्ज सेम आ रहा है तो इसका मतलब दोनों सीरीज में हो गए। अगर हम इसको क्यू चार्ज देते और वो दोनों में डिवाइड हो जाता समहाउ, तो हम बोलते कि वो दोनों पैरेलल में जाएंगे। ठीक है ना? ये यस सर। सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये हो गया बिटवीन ए एंड बी, और ये हो गया बिटवीन बी एंड इंफिनिटी। तो बस हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लिख रहे हैं। तो C1 C2 किस में है? कहीं कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो ये सिस्टम किस में आ गया? अगर कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं कोई जुड़ा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में ही तो दिख रहे हैं। बोलो। यस सर। ठीक। और देखो, सपोज ये शेल ए, शेल बी और शेल सी है। ठीक है, रेडिएशन की दिए हुए ए बी एंड सी। अब इसमें भी देखो, क्वेश्चन पूछने के अंदाज पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ए पार्ट में इफ सी इज अर्थ। ठीक है, बी पार्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन ए एंड बी if A and C are connected, if A is given some charge। देखो
कुछ और भी कर सकते हैं, सपोज इसमें बोल देते हैं कि इफ बी इज अर्थ, देखो एकदम जो बेसिक बात बताइए वैसे ही सोच के करो, और जब तक एकदम क्लियर नहीं आ जाए तब तक पूछो, बताओ क्या क्या डाउट है, पिछले वाले में अभी भी कोई डाउट है तो। इसको भी तुम आंसर वैसे कर लो, सॉल्व चलो कर लेना, जैसे मान लो ए और बी के बीच में C1 कैपेसिटर है, बी और सी के बीच में C2 है, और सी और इंफिनिटी के बीच में C3 है। तो एक्चुअली देयर आर 3 कैपेसिटर्स। C1 की वैल्यू होगी 4 पाई अपसाइलन नॉट ए बी अपॉन डी माइनस ए। C2 की वैल्यू होगी 4 पाई अपसाइलन नॉट बी सी अपॉन सी माइनस बी, और C3 की वैल्यू होगी 4 पाई अपसाइलन नॉट सी। इतना तो कर लिया ना सभी ने। C1 C2 C3 की वैल्यू लिखी मैंने। C1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी अपॉन सी, मतलब एक गैप ये है, एक गैप ये और एक गैप ये है। जितने गैप्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है तो वो कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है। और C3, तो बस ये पता करना है कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, सीरीज में है पैरेलल में है, क्या कॉम्बिनेशन है, वही अलग अलग पार्ट है। तो क्या लगता है पहले पार्ट में कौन कौन सीरीज कौन कौन पैरेलल? C1 C2 सीरीज। पहले पार्ट में C1 और C2 सीरीज में हो जाएंगे, और C3 जो है वो नहीं रहेगा, क्यों? करेक्ट? यस सर। अभी के समझ में आ गई? खैर इसमें एक और बात जोड़नी चाहिए थी, सी को तो अर्थ किया ही किया है, और जोड़ लो चार्ज इज गिवन टू ए। क्यों भाई? क्योंकि अगर मान लो सी को अर्थ किया है और चार्ज हम बी को देंगे तो पिक्चर में सिर्फ C2 आएगा, C1 पे चार्ज जाएगा ही नहीं। अंदर वाले को चार्ज देंगे तो बाहर इंड्यूस हो जाएगा, बाहर वाले को दोगे तो अंदर नहीं इंड्यूस होगा। तो ये भी लिखना जरूरी है कि चार्ज इज गिवन टू ए। ठीक है, और बताओ बी पार्ट में ए और बी के बीच में हमको कैपेसिटेंस बताना है। तो देखो ध्यान से, पहले मैं इस बार डायग्राम बना के बताता हूँ भाई। बिटवीन ए एंड बी कैपेसिटर C1 हो गया, फिर बिटवीन बी एंड सी कैपेसिटर C2 हो गया, और बिटवीन सी एंड इंफिनिटी कैपेसिटर C3 हो गया, और ये पॉइंट है पोटेंशियल 0। अब हमने क्या किया है इसमें कह रहा है कि ए और सी को हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो ए और सी को कनेक्ट कर देते हैं, और हमको कैपेसिटेंस बताना है किसके किसके बीच में। तो हमें कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी जैसे पूछा हो कभी, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग बैटरी जोड़ रहे हैं कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, हम ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ भी अगर तुम ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ोगे तो इस C3 में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज उधर सिर्फ जाएगा थोड़े ना, कि वापस आने का रास्ता ही नहीं है। तो इस केस में सिर्फ C1 C2 पैरेलल में आएंगे। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। इस केस में C1 C2 सिर्फ पैरेलल में आएंगे। ठीक है, फिर सी पार्ट में बताओ। सी पार्ट में कहीं कोई अर्थिंग नहीं, कहीं कोई कनेक्शन नहीं, ए को चार्ज दिया है, क्या होगा? क्यों भाई? सर सारे सीरीज में हो जाएंगे? सारे सीरीज में आएंगे इस बार। यस सर। लास्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में बताओ, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं।
बिटवीन ए बी, बिटवीन बी सी एंड बिटवीन सी इंफिनिटी। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब इसमें कह रहा है कि B को हमने अर्थ किया है, तो देखो B को हमने कर रखा है अर्थ। अर्थ के करने का मतलब इसका पोटेंशियल 0 और ये भी पोटेंशियल 0 है, क्यों भाई? तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। बोलो। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट है। हमें ये जरूर बताना होगा कि चार्ज हमने किसको दिया है, या कैपेसिटेंस हम कौन से दो टर्मिनल के बीच में निकाल रहे हैं। तो B इज अर्थ लिख लो, एंड एक और बात लिख लो इसी में आगे, एंड कैपेसिटेंस हमें निकालना है बिटवीन, कैपेसिटेंस हमको निकालना है सपोज बिटवीन A एंड C। कैपेसिटेंस हमको बिटवीन A एंड C निकालना है, तो बिटवीन A एंड C का मतलब होगा कि एक टर्मिनल A से निकलेगा और एक टर्मिनल B से निकलेगा, C से निकलेगा। अब क्या लगता है, मतलब बैटरी कनेक्ट की है हमने A और C के बीच में, और B को कर रखा है अर्थ, इन्फिनिटी को कर रखा है, और इन्फिनिटी भी एक तरह से V0 हो गया। तो इस बार क्या लगता है देख के, क्यों भाई? ओनली C1? नहीं, ओनली C1 कैसे, इस बार C2 और C3 पैरेलल में बनेंगे, क्यों भाई? यस सर, पैरेलल। C2 C3 पैरेलल में होंगे, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो C1 के साथ सीरीज में आएगा। टर्मिनल देखो ना ध्यान से, ये दोनों पैरेलल में नहीं आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो गए और फिर इसके साथ सीरीज हो गए। ओके सर, गॉट इट। अर्षिता, आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे, क्या बोला? सर तैयारी को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा पार्ट? आवाज नहीं आ रही है। मैंने लास्ट पार्ट में ये बोला, फिर से लास्ट पार्ट सुन लो। सबसे पहले तो ये तीनों बना दिए एक ही लाइन में, ठीक है। इसके बाद हमने B को कर रखा है अर्थ, तो B को अर्थ करने का मतलब है कि B का पोटेंशियल है 0, तो B को और इन्फिनिटी को ज्वाइन कर दिया, और हमें टर्मिनल निकालने थे C पे और A पे। तो तुम ध्यान से देखो, ये C3 और C2 पैरेलल में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब इनको पैरेलल में कंबाइन करोगे, इस तरह से बन जाएगा ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये टर्मिनल निकाला हम लोगों ने, और ये C1 हो गया, ये बन जाएगा, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोला है? बी पार्ट में मैंने ये कहा था कि बी पार्ट में ए और सी को ज्वाइन कर रखा था, तो ए और सी को जब हम ज्वाइन करेंगे, और टर्मिनल हमने निकाले थे इन दोनों पॉइंट्स पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको ऐसे विजुलाइज करो कि अगर हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो बैटरी का जो भी चार्ज इधर से निकलेगा वो बैटरी को इधर से वापस मिलना चाहिए। तो इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएगा अगर चार्ज, तो वापस कहाँ से आएगा, वापस आने का रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पिक्चर में सिर्फ यही दोनों कैपेसिटर आएंगे, C1 C2, और ये क्योंकि एक प्लेट इधर जुड़ी हुई है और एक प्लेट इधर से जुड़ी हुई है, तो दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ सर्किट्स वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखो, सर्किट वाले क्वेश्चन में मुझे कई सारी चीजें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं डायरेक्ट, और उन्हीं में जो समझना है क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे। तो याद करो, रेजिस्टेंस में हम लोगों ने सबसे पहले मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखा था, ठीक है। और उसमें मैंने कहा था कि एक पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो था फर्स्ट वाला केस, जिसमें विजुअल मेथड बोला था कि हमको विजुअली सीधे सीधे दिख रहा है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, और उसी में व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज सिमिलर बनेगा, C1/C2 और C3/C4 इक्वल होंगे, तो मिडिल वाली ब्रांच में कोई भी चार्ज, कोई भी करंट पास नहीं होगा।
तो जैसा व्हीटस्टोन वहाँ है वैसे ही व्हीटस्टोन यहाँ भी है, ठीक है ना, कोई रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। तो व्हीटस्टोन और विजुअल, मुझे लगता है ये दो मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हो सकता है इनफाइनाइट वाले भी मिल जाए या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करके देखते हैं, सीधे मेथड्स वही रहेंगे सारे के सारे। तो देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। करो ट्राई इसको। कैपेसिटेंस हमको बिटवीन ए एंड बी और बिटवीन ए एंड सी निकालना है। अब देखो जरा ध्यान से, तो जैसे ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, और ये सी है तो ये भी सी है, और ये भी सी है। तो ये बीच वाला पॉइंट बस कोई और पॉइंट बनेगा, तो ये पॉइंट हो गया सपोज डी, ठीक है। तो बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे, तो देखो एक काम करो, पॉइंट ए बना लो और दूसरे साइड में पॉइंट बी बना लो। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। अब ध्यान से देखो, तो ए सी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, डी बी से कनेक्टेड है, तो बीच में एक पॉइंट सी भी बनाना है और बीच में एक पॉइंट डी भी बनाना है। तो सी दोनों से कनेक्टेड है, तो एक काम करो, मैं इस तरह से बना लेता हूँ सी और डी, क्योंकि ए सी से भी कनेक्टेड है, ए डी से भी कनेक्टेड है। अब ध्यान से देख लो, जो भी रेजिस्टेंस तुम्हें यहाँ दिख रहा है वो यहाँ दिखा दो। अब ए और सी के बीच में एक 3 माइक्रोफैरेड है, तो ए और सी के बीच में एक 3 माइक्रोफैरेड लिख दिया। फिर ए और डी के बीच में 1 माइक्रोफैरेड है, तो ए और डी के बीच में 1 माइक्रोफैरेड, ये भी दिखा दिया। फिर सी और डी के बीच में 5 माइक्रोफैरेड है, तो सी और डी के बीच में एक 5 माइक्रोफैरेड दिखा दिया। डी और डी के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, तो डी और डी के बीच में 2 माइक्रोफैरेड। ए और बी के बीच में भी कोई और है, वो भी बाद में दिखाते हैं। बी और सी के बीच में 6 माइक्रोफैरेड, तो बी और सी के बीच में 6 माइक्रोफैरेड। और फिर ए और बी के बीच में एक और है 6/5 माइक्रोफैरेड। तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में निकालना है। अब देखो ध्यान से, मुझे लगता है आप कर लोगे आसानी से। ये 3 और 1 किस में आ रहे हैं, सॉरी 3/1 और 6/2, अगर तुम देखो तो बैलेंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 5 में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो इसको हटा दो, इसको हटाने के बाद कैलकुलेट करो कितना आता है सी ए बी। देखो ठीक है, इसी तरह से बिटवीन ए एंड सी अगर निकालना है, तो बिटवीन ए एंड सी के लिए पॉइंट ए और पॉइंट सी एक्सट्रीम पे बना लो, और बी और डी बीच में बना लो। देखो अब देख लो, फिर से इनको हटाओ। अब ए और सी के बीच में बाद में दिखाएंगे, पहले ए और बी के बीच में दिखाओ। तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये 6/5, ये हो गया। फिर बी और डी के बीच में 2 माइक्रोफैरेड है, तो बी और डी के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, ये भी हो गया। फिर बी और सी के बीच में 6 है, बी और सी के बीच में 6 है, ये भी हो गया। सी और डी के बीच में 5 है, सी और डी के बीच में 5 है, ये भी हो गया। ए और डी के बीच में 1 है, तो देखो ये भी व्हीटस्टोन ही आ गया। क्यों भाई, वैल्यूज इस तरह से बनाई हुई है क्वेश्चन में कि दोनों तरह से व्हीटस्टोन ही बन रहा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। और ए और सी के बीच में ये वाला 3 है, तो फिर से मैं कहूंगा कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो इसको हटा दो। तो यहाँ से सी ए सी निकालो कितना आता है,
करो कैलकुलेट, बताओ कहाँ डाउट है। ये वाला हो जाएगा 4 और 8 सीरीज में, तो 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, 8/3 और 8/3 और 6/5 पैरेलल में, तो ये बनेगा शायद ये आ रहा है, देखो 58/15 आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. क्या निकालेंगे अगर 6/5 और 1, तो ये हो गया 11/5, 11/5 और 11 सीरीज में कितना बनेगा? तो ये 11/6 और 3, तो ये आ रहा है 29/6 आ रहा है। Yes, sir. तो सी ए बी अपॉन सी ए सी की वैल्यू देखो, 4/5 हो जाएगी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट Yes, तो पता था ना, पुरानी पुरानी बात है। ठीक है, और देखो और ये देखो नेक्स्ट, प्रोसेस वैसे ही लगाओ जैसे ये पॉइंट सी ले लो, ये सी हो गया, ये भी सी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया और इसको डी ले लो, ये ए हो गया, ये भी डी हो गया, और ध्यान से देखो तो ये भी सी हो गया, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। पॉइंट एक बार मार्किंग देख लो, तो जहां जहां तक वायर है सेम पॉइंट रहेगा, तो मैंने ये वाला पॉइंट सी ले लिया, तो ये सारे पॉइंट सी हो गए। इसके बाद ये डी ले लिया तो ये दोनों डी हो गए, और ये बी ले लिया तो ये भी बी हो गया। अब तुम एक काम करो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी इस तरह से अरेंज करके दिखाओ इनको, तो ये बन जाएगा व्हीटस्टोन। बनाओ या हो जाएगा? हो गया, हो गया सर। हो गया। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट देखो, आंसर इसमें दोनों ही पार्ट्स का 16/3 आएगा। करना है मुझे? तो ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट हम लोग सी ले लेते हैं, और ये पॉइंट अगर ए पार्ट है तो डी ले लेते हैं। Sir, screen freeze हो गई है। ये पॉइंट मैंने ए लिया तो ये भी ए हो गया, ये बी लिया ये भी बी हो गया, और इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया। अच्छा, अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि ए पार्ट में स्विच ओपन है। बताओ, ठीक है, तो ए पार्ट के हिसाब से अगर करें तो पॉइंट ए बना लो, पॉइंट बी बना लो, और
पॉइंट सी और पॉइंट डी इस तरह से बना लो बीच में, ठीक है। तो देखो ए और सी के बीच में 8 माइक्रोफैरेड है, ए और सी के बीच में 8 माइक्रोफैरेड, ये हो गया। फिर बी और सी के बीच में 4 माइक्रोफैरेड है, बी और सी के बीच में 4 माइक्रोफैरेड हो गया। फिर ए और डी के बीच में 4 माइक्रोफैरेड है, ए और डी के बीच में 4 माइक्रोफैरेड है, और बी और डी के बीच में 2 माइक्रोफैरेड है, तो बी और डी के बीच में 2 माइक्रोफैरेड हो गया। बस यही देखो कि सेम व्हीट स्टोन ही कितने तरह से है, और सी और डी आपस में कनेक्टेड नहीं है ए पार्ट में, ठीक है। और ए और बी जो है इनके बीच में एक और कैपेसिटेंस है। अब ये 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बना दो, 4 और 2 दोनों सीरीज में आएंगे ना, तो ये बन जाएगा 4 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा ना। और अगर सी और डी कनेक्टेड है तो ये वाली बीच वाला जो ब्रांच है इसको शॉर्ट कर दो। तो क्वेश्चन में यही था कि हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं या ओपन रख रहे हैं, दोनों सिचुएशन में सेम आंसर आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी ऑलरेडी सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उनको ज्वाइन कर दो, या उनके बीच में कुछ लगा हुआ है उसको हटा दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज भी वेरीफाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है ना। Yes, sir. तो अभी इसमें हमको सर्किट्स ही थोड़े स्टडी करने हैं पहले, अगले किसी कॉन्सेप्ट से पहले, क्योंकि जो भी चीजें हम लोगों ने रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में की हैं वो कैपेसिटर में हमें जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं वो सब एक एक तो कम से कम करके देख ही लेना है। अब इसमें क्वेश्चंस और करेंगे फिर, चलो नेक्स्ट संडे।